आसिफ रशीद दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम सलाम जेके में हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहेगा। 8:36 हुआ चाहते हैं और खबरों का एक सिलसिला या फिर तज्जिया होता है, तबसरा होता है। इस प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर रहते हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे जाना होता है और इसी फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे भी आप तक पहुंचती है। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, क्योंकि पिछले 24 घंटे या पिछले 48 घंटे आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा, काफ़ी ज़्यादा मंथन, काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रही है। जम्मू कश्मीर से दारुल हुकूमत नई दिल्ली तक इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे और तासुरात उन लोगों के भी जिनके मुतालिक फैसले हुकूमती सतह पर लिए गए हैं। साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंटों और उनके मुआवनीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू होगी। सोशल मीडिया का अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार ने अपनी जगह एक फैसला और लिया है, 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। वो डिटेल्स भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि मकामी सतह पर भी इंतजामिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर काफ़ी सख्त सोशल मीडिया सार्फिन पर हो रही है अगर वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बात आज सेहत के शोबे की भी होगी, क्योंकि कुछ आदाद शुमार जारी किए गए हैं और कुछ नए कॉलेजेस बनाने का फैसला, उससे क्या बदलेगा, क्या होने वाला है, कैसे क्लासेस और कैसे इलाज मुआलजे का सिलसिला चलेगा, डिटेल वाइज इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा दीगर कुछ मौज़ूआत भी हैं। बैनुल-अक़वामी सतह की खबरों में गजा, ईरान और अमेरिका सुर्खियों में है। ईरान के जानिब से एक बड़ा फैसला लिया गया है, उस पर भी बात करेंगे। ये सारे मौज़ूआत हैं, एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे 10 बजे तक। और आज कोशिश रहेगी प्रोग्राम में 9:40 पर आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएं। फ़ोन लाइन ओपन हो जाएंगी 9:40 पर, आप कॉल करेंगे। जैसे ही ब्रेक से हम वापस आएंगे तो पहली कॉल आपकी प्रोग्राम में शामिल की जाएगी। लेकिन उससे पहले तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ना है और सबसे पहले आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे रखते हैं। आज के दिन की बात, यानी आज दिसंबर की 7वीं तारीख है, साल 2023। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, पहले वो आपको बताते हैं। और जब हम औराक को पलटते हैं तो पता चलता है कि इतिहास में या तारीख में आज का दिन भी बड़ी अहमियत इसकी है, सर फहरिस्त है, क्योंकि 1856 में हिंदुस्तान में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू बेवाओं की शादी कराने का सिलसिला शुरू हुआ। और आज के दिन पहली शादी हिंदू मजहब को मानने वालों में, चूंकि बेवाओं की शादी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई कानून नहीं था, 55 में एंडिंग में जाकर कानून बना और 56 में आज के दिन पहली शादी कराई गई। 1856 दिसंबर की 7 तारीख थी। 1941 में आज ही के दिन जापानी तैयारों ने हवाई के अंदर वाक़ा अमेरिका के बहरिया के अड्डे पर हमला किया और इसका जवाबी हमला जो आपने देखा वो हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराए गए थे अगस्त के महीने में, वो उसका नतीजा था। लेकिन शुरुआत आज ही में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उस वक्त, जब जापान ने अमेरिका के हवाई के अंदर जो बहरिया के अड्डे हैं, जो नेवी के एयरबेस थे, उनको टारगेट किया था 1941 में। 1960 में अफ्रीकी मुल्क आयरी कोस्ट फ्रांस से आज के दिन आज़ाद होकर एक आज़ाद मुल्क बना, तो आज योम आज़ादी आयरी कोस्ट का है। 2008 में आज ही के दिन हिंदुस्तान के गोल्फ खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह ने जापान टूर का खिताब अपने नाम किया। दिसंबर 7 साल 2008 को आज के दिन, ये बड़ा दिन हिंदुस्तान में जो लोग खेलों से वाबस्तगी रखते हैं या एथलीट्स हैं, उनके लिए आज का दिन इंतहाई अहम है। साल 2002 में तुर्की के हाजरा अमीन जो कि मिस वर्ल्ड आज के दिन मुंतखब हुई और ये दूसरा खिताब था जो कि 1993 के बाद तुर्की ने जीता था और 2000 के बाद पहला इस तरह का बड़ा इवेंट जहां पर तुर्की सरफहरिस्त रहा हो। 1972 में अमेरिका ने चांद के लिए अपनी मुहिम के तहत अपोलो 17 का तजर्बा आज के दिन किया, दिसंबर 7 1972 को। 1981 में आज ही के दिन स्पेन 7 शुमाली ओकियानवीस मुआहिदा तंजीम यानी नाटो का रुकन बना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप कहते हैं, जिसको लीड अमेरिका करता है और 30 के करीब ये जो मालिक हैं, इनमें स्पेन भी है, तो ये भी आज के दिन इसका हिस्सा बना। 1981 में नाटो के अंदर शामिल हुआ स्पेन। 2001 में आज के दिन विक्रमासिंघे जो कि श्रीलंका के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, नई जिम्मेदारी मिली। आज के दिन मुश्किलात बढ़ी 2023 के अवाइल में, लेकिन सियासी सफ़र जो था उसमें बड़ी कामयाबी आज के दिन 2001 में उनको मिली, जब श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर वो आज के दिन चुने गए। तो ये बड़ी बातें थी, या हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम तरीन जो वाक़यात हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो आपके सामने रखनी ज़रूरी होती हैं। और कई ऐसे वाक़यात हैं जो छूट भी जाते हैं, उसके लिए माज़रत, लेकिन सर फहरिस्त जो चीज़ें होती हैं, जो बड़े इवेंट्स होते हैं, कई अहम शख्सियात आज के दिन आई और गई होती हैं, वो सारी डिटेल्स कोशिश रहती है कि इन 7 से 8 पॉइंट्स के अंदर इन निकात में आपके सामने शामिल करके लाई जाए।
ताकि थोड़ा सा माजी को याद करें। और कहा यह जाता है कि जो अपने माजी को नहीं भूलते वो अपना रोशन मुस्तकबिल पहले से देख लेते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम का आगाज करेंगे। श्रीनगर स्टूडियो चलते हैं। सैयद तजम्मुल हमारे सीनियर साथी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से बालाकोट ऑपरेशन के बाद कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर के 2 सरहदी अजला में चल रही थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी कामयाबी का दावा सैयद तजम्मुल जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस और फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन के बाद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर के सभी नाजरीन, मुल्क भर और दुनिया भर के सभी नाजरीन तक सलाम। JK में आप सभी का इस्तकबाल है। नाजरीन, टेलीविजन नशरियात के साथ साथ इंस्टा, यूट्यूब और एक्स पे इस नशरियात को आप दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाजरीन, भाटा दूरिया, कंडी, बफलियास, बुदुल, रजौरी ये वो इलाके हैं जो गुज़श्ता कई महीनों से मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा मुतासिर रहे। लेकिन इसी बीच में कल जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और लोकल राष्ट्रीय राइफल्स की टीम ने खुसूसी नाका लगाया, जिसके बाद 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बुदुल, रजौरी के आसपास के इलाकों में काफी वक्त से सर्च ऑपरेशन चलाए गए। आपको याद होगा कि इन इलाकों में गुज़श्ता 1 साल मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री एजेंसीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन राजौरी से इस बड़ी खबर के दौरान मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नजीर ये 2 अफराद गिरफ्तार किए गए, जो कि मिलिटेंटों के मुआविन के तौर पर उन्हें ट्रांसपोर्ट, शेल्टर, फूड, ट्रांसपोर्ट वगैरह फराहम करने में पेश रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोकल पुलिस स्टेशन के साथ साथ SOG सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने यह कार्रवाई अमल में लाकर जम्मू कश्मीर के रजौरी और आसपास के इलाकों में एक बड़ा हमला होने से पहले इसको खत्म कर दिया। अब रिकवरी जो हुई है उसमें आपको पिस्टल भी है, 2 मैगजीन्स भी है, तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी है। और ये रजौरी पुलिस ने ये प्रेस रिलीज जब रिलीज की तो उसके बाद इनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 हैंड ग्रेनेड्स हैं, 2 मैगजीन्स हैं, 2 पिस्टल है चीनी साख्त के, और इसके अलावा इन दोनों का ताल्लुक जो है मकामी एरिया से है। मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नजीर, इनके बारे में बताया जाता है कि ये बर वक्त जो है रजौरी में 2 मिलिटेंट मावनीन को असलहे व गोला बारूद समेत दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने राजौरी के बहरूट बुदुल गांव में मुहासरा किया और उसके बाद दोनों अपराध की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हालांकि इन इलाकों में अगर आपको याद होगा कि बीता 1 वर्ष जो है, 1 साल जो है काफी सुर्खियों में रहा, और उसके बाद जो बफलियास, कंडी, भाटा दूरिया और बुदुल के ऊपरी इलाके जो हैं, जो राजौरी से काफी दूर है, इन इलाकों में लगातार मिलिटेंटों की मावनत करना, मिलिटेंटों को फूड, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फराहम करना, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक लेने और ले जाने के लिए मुआविन मिलिटेंटों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मकामी लोगों पर बड़ी गहरी नजर रखी गई है। हालांकि जंगलाती इलाकों में काफी वक्त तक सर्च ऑपरेशन भी चलाए गए और बाज़ अवकात फोर्सेस को कामयाबी हासिल हुई, बाज़ अवकात उन्हें नाउमीदी के सिवा कुछ हासिल नहीं लगा। लेकिन लगातार जब आप इस एरियाज की बात करते हैं तो मकामी लोगों के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्हें बारहा जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुतला किया कि कोई ऐसी सरगर्मी आप मुलविस न हो जाएं जिससे बाद में आपको इस तरह से कानूनी तवालत से गुजरना पड़ा। राजौरी के आसपास के इलाकों में इन 2 अफराद की गिरफ्तारी के बाद जो माहौल है वो कहीं ना कहीं शायद आगे की लीड्स भी मिल सकती हैं कि भाटा दूरिया, बुदुल के, राजौरी के दूर दराज इलाकों में हो सकता है कि आइंदा कुछ घंटों में सर्च ऑपरेशन भी देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर इन इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान ने भी आज खुद दौरे किए। नए पुलिस चीफ ने भी जम्मू प्रोविंस के मुतअद्दिद इलाकों के दौरे किए। न सिर्फ सोशल मीडिया के हैंडलर्स से अपील की एहतियात बरतें और ऐसी कोई कार्रवाई अपने पेज पे शेयर न करें जिससे हालात खराब हो जाए। लेकिन 2 अफराद की गिरफ्तारी, मोहम्मद फारूक और मोहम्मद नजीर की गिरफ्तारी के बाद रजौरी और आसपास के इलाकों में बुदुल का एरिया जो है वो इस वक्त इस गिरफ्तारी के बाद माहौल जो है वो कदर मुख्तलिफ है और हो सकता है कि ऑपरेशन अपने आप में चूंकि इसलिए भी बड़ा है। बालाकोट का तकरीबन 60 घंटों तक ऑपरेशन चला। 5 फौज के जवान जो इसमें थे वो मारे गए थे और उसके बाद जवाबी कार्रवाइयां हुई थी। फिर ये भी कहा गया कि एक कारी नाम का मिलिटेंट और उसका साथी मारा गया, जिनकी तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जो रिहायशी इलाकों के अंदर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस दौरान फिर पुलिस ने जब उनके मारे जाने की तस्दीक की तो ये ऑपरेशन इसलिए भी अपने आप में बढ़ा क्योंकि इस पूरे बेल्ट के अंदर पिछले 1.5 हफ्ते से ऑपरेशन चल रहे थे। सर्च ऑपरेशन के बाद ये दावा किया गया है और इस वक्त इत्तलात हैं कि आज दिन भर भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रह सकती हैं। और जैसा आपने बताया कि हो सकता है कि इन 2 गिरफ्तारियों के बाद शायद जब जुबान खुले
तो और भी कई चेहरे सामने आ सकते हैं। पिछले दिनों 3 लोगों को एहतियाती तौर पर पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की बात सामने आई थी, लेकिन अब 2 के ऑफिशियली गिरफ्तार हो रहे हैं और उनसे जो असलहा बरामद किया गया है उसकी तस्दीक पुलिस ने कर दी है। ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से खबर थी, आगे चलकर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जब बात कार्रवाइयों की हो रही है तो जम्मू कश्मीर का सलामती का मामला सैयद जमुल कल पूरे दिन ऐवान के अंदर गूंजता रहा। बैक टू बैक सवाल पूछे जाते रहे, जवाब भी आते रहे। पहले फटाफट से तफसीलात बताइए कि एक्चुअल में जो 2 इंपॉर्टेंट बिलें हैं वो पास हुई, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर भी पिछली हुकूमतों को, पिछले सिस्टम को, माजी के निज़ाम को एक बार फिर से वजारत दाखिला ने जमकर कोसने की कोशिश की और हदफ तनकीद भी बनाया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि 2 इंपॉर्टेंट बिलें भी पेश हुई। इस पर हमारे साथ 2 अहम शख्सियात भी ज्वाइन करेंगे, उनका भी इस पर रिएक्शन लेंगे, किस तरीके से वो इस डेवलपमेंट को देखते हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर ये कि वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से जो 2-3 बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दिए गए, ऐवान की कार्रवाई तमाम लोग देख रहे थे, लेकिन अहम खबर ये कि 2 इंपॉर्टेंट बिलें कल से हम आपको बता रहे हैं, 2 आज शायद पेश हो सकती हैं, लेकिन 2 लोकसभा के अंदर सैयद तजम्मुल मंजूर कर ली गई हैं, पास हो चुके हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लिए, ये जो तंजीम नाव एक्ट के तहत जो 2 बिलें मंजूर कर दी गई है, जम्मू कश्मीर तंजीम नाव और रिजर्वेशन तरमीमी बिल जो है वो मंजूर कर दिए गए। 2026 तक मिलिटेंसी का खात्मा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 2 गलतियां की, पहले जंगबंदी का ऐलान किया, फिर मसले कश्मीर का अक़वामी मुत्तहिदा में लिया। ये वफाकी वजीर अमित शाह ने अपनी मुद्दलिल तकरीर में कल लोकसभा में अपने बयान के दौरान की। लोकसभा ने बुध के रोज जम्मू कश्मीर तंजीमी नाव तरमीमी बिल व जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल मंजूर किए। दोनों बिलों पर हुई लोकसभा में 6 घंटे तवील बहस का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर में 70 साल तक जिन लोगों के साथ नाइंसाफियां और तजलील की गई, उन्हें अब इज्जत के साथ उनके हकूक वापस लाए जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक 2 बिल हुकूमत के जरिए लाए गए इन लोगों को इंसाफ फराहम करेंगे जो गुज़श्ता 70 सालों से उनके हकूक से महरूम हैं। इस बात पे भी जोर दिया गया कि बेघर लोगों को रिजर्वेशन उन्हें मुत्तफिका आवाज दे देगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की 2 गलतियों का सामना करना पड़ा। पहले जंगबंदी की, उसके बाद इसी मसले को अक़वामी मुत्तहिदा तक लाए। दरअसल अमित शाह का इशारा जो था वो साफ तौर पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि एक बड़ा माहौल उस वक्त पैदा हुआ जब कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल तौर पर हदफ तनकीद का निशाना बनाया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मामला जम्मू कश्मीर का या जम्मू कश्मीर की सरजमीन में आकर जो जुबान इस्तेमाल की, जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उसका शाखसाना आज मरकज को बल्कि जम्मू कश्मीर के कई खानदानों को उसका अगरचे फायदा मिला, लेकिन बहुत सारा लोग जो हैं वो रियाजा जो हैं वो परेशानी के आलम में रही। यानी 2026 के इस मामले को लेकर अक़वामी मुत्तहिदा का उन्हें हवाला दिया। अमित शाह ने कहा कि फिर मसले कश्मीर को अक़वामी मुत्तहिदा में लेने की क्या नौबत पड़ी। उन्होंने कहा अगर जवाहरलाल नेहरू ने सही कदम उठाया होता तो पीओके के अब हिंदुस्तान का हिस्सा होता। ये एक तारीखी गलती थी। वजीर दाखिला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात को सफर करने का मंसूबा गुज़श्ता 3 सालों से नाफिज है और 2026 तक कामयाब हो जाएगा, कोई तशद्दुद नहीं होगा। शाह ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के माहौल निज़ाम को खत्म करने पर है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात को खत्म करने का मंसूबा 3 साल से नाफिज है और 2026 तक कामयाब हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि मुझे यकीन है कि मोदी हुकूमत 2024 में इक्तदार में वापस आएगी। 2026 तक मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का कोई वाकया नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की वजह से अब तक 45,000 से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। दाखिला वजीर ने कहा कि हर माह कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेती है और हर 3 माह बाद वो खुद वहां जाकर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेते हैं। उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हो, उनकी तरफ से सिक्योरिटी को लेकर सवालात पूछे गए थे और हालिया इनकाउंटर्स का हवाला दिया, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 110 कश्मीरी जो कि साल 2010 में जब स्टोन पेल्टिंग हुई थी, हालात ख़राब हुए थे, तो उस वक्त अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन जब आप कंपैरिजन 2023 और 22 के साथ करते हैं, खासकर 2023 में, तो किसी भी तरीके से शहरी हलाकतों में जो परसेंटेज है वो बहुत नीचे आई है, 0 इस वक्त है। वज़ीर दाखिला की एक ये बात सुनेंगे और साथ साथ पीओके पर कैसे वो हिज़्ब इख्तिलाफ को निशाना बनाते हुए ये जो फैसला है इसको तारीखी करार देते हुए एक बड़ा तबका जो मुतासिर होता रहा है उनके बकौल उसको इंसाफ बरसों बाद फराहम हुआ। वज़ीर दाखिला को सुनेंगे और उसके बाद इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं।
1994 से 2004, इसमें शासन पर मैं नहीं जा रहा, कालखंड बोल रहा हूं, कई शासन आए हैं। टोटल आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,164 हुई। छोटी छोटी घटनाएं भी है, कुछ बड़ी भी है। 2004 से 14 मनमोहन सिंह सोनिया जी के शासन का समय, आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुई, 7,270। और नरेंद्र मोदी सरकार में 14 से 23 तक सिर्फ 2,000 हुई, 70% की कमी आई। और मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना मांगता हूं कि ये जो 2,197 आई है, इसमें से एक घटना का जिक्र है। 65% घटनाएं पुलिस की गई कार्यवाही के कारण अकर हुई है। मतलब कोई जगह पे सूचना मिलती है कि आतंकवादी छिपा है, पुलिस इस पर हमला करती है तो भी वो आतंकवादी मुठभेड़ मानी जाती है। इस प्रकार की 70% कमी आई है 2004 से 14 में, और 14 से 23 में नागरिकों के मृत्यु के अंदर 72% की कमी आई है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के मृत्यु के अंदर 59% की कमी नरेंद्र मोदी सरकार में। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था, अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल 370 है, वो जाएगा। अलगाववाद की भावना भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म। और कल पथराव की बात करते, मैंने 2 साल लिए हैं साहब। 2010 2654 पथराव की घटनाएं हुई थी 2010 में। 2023 में 0, एक भी पथराववाद की घटना। ऑर्गेनाइज हड़ताल जो कॉल देकर, पाकिस्तान से कॉल देते थे इनके आका, और कश्मीर की वैली और जम्मू बंद हो जाते थे। 132 ऑर्गेनाइज हड़तालें हुई थी 2023 में, एक भी हड़ताल नहीं, एक भी बंद नहीं। मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु 2010 में 112 हुई थी, 23 में क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, नो इंजर्ड नो डेथ। मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेस पथराव के कारण 6,235 हुए थे इंजर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस, और इस बार क्योंकि पथरावी नहीं हुआ है, 0 इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदलाव हुआ है? अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। चलिए, वज़ीर दाखिला को आप सुन रहे थे। तमाम डिटेल्स, अहम तरीन फैसले और फैसले को डिफेंड भी कर रहे थे। सूरत हाल क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या बनी, क्या आज है, वो सारी डिटेल्स दे रहे थे। लेकिन इस पर और ज़रा बात करते हैं। अश्विनी कुमार चिरंगू साहब हमारे साथ हैं, सीनियर बीजेपी लीडर हैं, और पनून कश्मीर से भी इनकी वाबस्तगी, और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के मसाइल दोनों प्रोविंसेस के अंदर काफ़ी बेबाकी के साथ ही अब तक जो है वो हुकूमत के नोटिस में न सिर्फ लाते रहे बल्कि उनको उजागर करना भी एक इनकी जिम्मेदारी थी। अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सलाम जी के में वेलकम कहेंगे आपको। फर्स्ट रिएक्शन आपका इस लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। हाँ जी, बताइए। जी अश्विनी जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस डेवलपमेंट पर। मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 इंपॉर्टेंट बिलें पेश की गई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक तवारीखी फैसला है, ये एक हिस्टोरिकल ओकेजन है हम सबके लिए,
मैंने लगभग पिछले 5 साल से इस इशू को लेकर के बड़ा संघर्ष किया है और उस संघर्ष को लेकर के मेरा यकीन था कि एक दिन ये संघर्ष हमारा सफल होगा। और जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने हमारी बात को सुना, हमारी बात को समझा और उसके बाद में जो उन्होंने फैसला लिया, हम इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी जी को, होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को पूर्ण रूप से धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया। इसके साथ ही उन्होंने और भी कई चीजें थी जो एनोमली थी जम्मू एंड कश्मीर में, जहां तक यहाँ पर रिजर्वेशन की बात है, जो यहाँ पर नॉमिनेशन की बात है, जो यहाँ पर सीट्स को लेकर के बात थी, वो सारा एक तरह से उन्होंने इस बिल के माध्यम से वो सारा एड्रेस किया है और ये एक ऐतिहासिक ओकेजन है। उसके लिए मैं ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से नंबर 1, नंबर 2 पाक ऑक्यूपाइड जो एरियाज हैं वहां से जो विस्थापित हैं उनकी ओर से और सामान्य जनता की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अश्विनी जी, जिस वक्त जम्मू कश्मीर में पंडितों की बात करें, इनके इनखला की बात करें और जो आप लोगों को कश्मीर छोड़कर जम्मू कश्मीर या मुल्क के बाकी रियासतों में जाना पड़ा, अब तारीख के अवराक पलटने के बाद वफाकी वजीर अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि अगर उस वक्त मिलिटेंसी के वक्त जब शुरू हुई थी उसको रोका होता या दहशतगर्दी को रोका होता तो शायद कश्मीरियों को अपने घरों से बाहर जाने की नौबत न आन पड़ी। हमारी मुराद है उन कश्मीरी पंडितों की जिन्हें कश्मीर छोड़कर बाकी जगहों पे। तो क्या उस वक्त, क्या चूंकि आप पन्नूर कश्मीर के साथ साथ सियासी इख्तलाफ भी रखते हैं और सियासत को बखूबी जानते हैं, क्या उस वक्त गलतियां कहाँ पे हुई कि कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बाहर आना पड़ा? इस बात को लेकर के मैंने पहले भी कहा है, मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि सिर्फ पाकिस्तान इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी उसकी आतंकवाद को लेकर के है, लेकिन मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो सिचुएशन है, जो डोमेस्टिक हमारी पॉलिसी है या जो हमने किया है, उसके लिए हम किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जो 1999 और 90 में सिचुएशन बनी थी, जो उस वक्त की सरकार थी जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सैयद होम मिनिस्टर थे, मैं ये मानता हूं कि ये उनका जबरदस्त फेलियर उस वक्त था। मैंने ये बार बार कहा है, इस बात को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सी भी डेवलप हुई है मेरे इस स्टेटमेंट को लेकर के, लेकिन मैं उसी स्टेटमेंट पर बराबर कायम हूं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो उस समय जो सरकार थी उसके लिए वो भी जिम्मेदार है। देखिए, पाकिस्तान तो है ही है इस बात को लेकर के कि उन्होंने आतंकवाद को प्रायोजित किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में उनका सबसे बड़ा रोल है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस समय थी वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि वो अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनमें फेलियर हुआ है उनका। दिस कुड ऑल हैव बीन चेक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने जितने भी सारे रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स की तो पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है कि किस तरह से उन्होंने उन सारे अश्विनी जी इससे मुतल्लिक एक और सवाल होगा कि जम्मू कश्मीर में जो ये रिजर्वेशन बिल है, इस पे अपोजिशन पार्टियां, जम्मू कश्मीर के साबिक वज़राए आला के रिमार्क्स अलग अलग हैं और तवील सियासी तजुर्बा उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद के पास है और जम्मू कश्मीर के मुश्किल हालात में उन्होंने जम्मू कश्मीर को संभालने की कोशिश की, वो मेन स्ट्रीम लीडर हैं। और उसके बाद उनका बयान है कि जो ये मुंतखब 2 सीटें होंगी उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इनको नॉमिनेट करना इनसे अच्छा है कि जम्मू कश्मीर की पहले असेंबली बने, उसके बाद अपर हाउस से बाज़ाब्ता या लोअर हाउस से बाज़ाब्ता तौर पर जिस तरह से हमारी सिलेक्शन हो जाती है एमएलसीज की उसी तरह पे हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन पार्टियां या इस वक्त तो सभी अपोजिशन में ही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये भी कहती है कि ये जो लीडरान है जिनका इंतखाब आप करने जाते हैं, इन्हें इंतखाबी माहौल में सिख का, हिंदू का, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का, बौद्ध का वोट हासिल करने दीजिए, उसके बाद असेंबली में जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी और साख में इजाफा होगा। देखिए, पहले तो ये जो आपने सवाल किया इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव नहीं हुए हैं बड़ी देर से, वो चुनाव होने चाहिए और उसके बाद में जो वोटिंग आएगी जिस प्रकार से जैसे होगा वो सब होना चाहिए। जो उनकी ये चिंता है कि यहाँ इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो, मैं उससे इनकार नहीं करता, वो जायज है जो उन्होंने कहा है। बट एट द सेम टाइम जो ये कह रहे हैं कि ये जो अभी रिजर्वेशन या नॉमिनेशन वगैरह ये सब कुछ हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ है या अच्छा हुआ है, इसको लेकर के मेरा एक क्वेश्चन है इन सब पार्टी से
जब ये सारी पार्टी हुकूमत में थी तो ये जो आज हुआ है ये उस वक्त वो खुद भी कर सकते थे। ऐसा उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल है ये। उस वक्त तो उन्होंने किया नहीं, और अब जिन्होंने किया है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, मैं मानता हूं ये एक तरह से पाखंड है, ये हिपोक्रेसी है। और जितनी देर ये सारी पॉलिटिकल पार्टी इस हिपोक्रेसी में रहेंगी उतनी देर उन्हीं का नुकसान अल्टीमेटली होगा। देखिए आज सिचुएशन जो बनी है वो देखिए क्या है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है इलेक्शन को लेकर के 7 आज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है, 9 शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन है, 5 तो नॉमिनेटेड हैं। देखिए ये सारे जो चीजें हैं वो ये खुद भी कर सकते थे, उस समय खुद कर सकते थे। अब अगर आज की सरकार ने किया है तो मैं बड़ा खुश होता अगर ये इसका स्वागत करते। खैर फिलहाल एक चीज तो है कि जब कल वोटिंग हुई थी तो उस वक्त किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सदन के अंदर भले ही उन्होंने अपने भाषणों में इसका विरोध किया, लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो सबने वहां पर इसके फेवर में कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अश्विनी कुमार चरंगू साहब, और अपनी बात रखने के लिए, तासुरात अपने पेश करने के लिए। राकेश कौल साहब के साथ भी जरा बात करते हैं, जो कि समाजी कारकुन हैं और कश्मीरी पंडित जो जम्मू के अंदर काफ़ी वक्त से एहतजाज भी करते रहे, उस दौरान भी ये फ्रंट से लीड करते रहे क्योंकि मुतालबात काफ़ी थे। और जब वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ की बात हो रही है या दीगर लोगों की बात हो रही है तो मुतालबा ये भी किया जा रहा था। और परसों भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 1 या 2 सीटों से कुछ नहीं होगा, नुमाइंदगी अगर देनी है तो 15-16 लाख लोगों को कम से कम 10 सीटें दी जानी चाहिए, एक तरफ से डिमांड रखी गई। दूसरी तरफ उसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर कहा जा रहा था कि जो कुछ है सब ठीक किया जा रहा है। राकेश साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? बिल्कुल आसिफ साहब पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे आपको सलाम जेके में। क्या कहेंगे, सरकार के फैसले से आप मुतमईन हैं या कुछ और भी ख्वाहिशात थी, कुछ और भी डिमांड्स थी जो शायद आपको लगता है कि अभी पेपर वर्क और करना चाहिए था गवर्नमेंट को और उसके बाद शायद इस पर पूरी तरीके से होमवर्क के बाद ही काम होना चाहिए था? क्या कहेंगे? देखिए आसिफ साहब और तजम्मुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस मामले में बोलने के लिए। मैं परसों से ही बोल रहा हूं कि जो भी इस वक्त हिंदुस्तान के ऐवान में जो हमारी बात उठी है हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको हर वक्त दरकिनार किया गया था। तो ये जो आज जो हुआ, अमित शाह जी ने वहाँ ये बिल मतलब वहाँ पेश की, उसके बाद उसकी वोटिंग भी अब होनी है, तो हम इसमें बहुत खुश है। मगर हम ये चाहते हैं कि जिसने दर्द झेला है 32 साल 33 साल, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। जो सिलेक्शन होगी, अगर वो होती, इसको इलेक्शन होता वो बहुत अच्छी बात होती। तो और इसके साथ और भी, क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो इसकी तादाद भी बहुत है, तो अगर हम ये 3 सीटें करते तो वो अच्छा होता, क्योंकि आबादी ज्यादा है। हमें हर वक्त जो भी हमें हक हुकूक थे उनसे महरूम किया गया है। हम हर वक्त सड़क पे यही बोलते हैं। राकेश कौल जी, हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीर छोड़कर चले गए, दूसरी कैटेगरी जो अभी भी साउथ कश्मीर के मुश्किल हालात में अपने दिन रात गुजार रहे हैं। यही मुसलमानों के साथ, इन्हीं सिखों के साथ उठते बैठते हैं, हर परेशानी में शरीक हो जाते हैं। 2 तरह के कैटेगरीज मेरे पास है। आप एक कैटेगरी में, सवाल सुन लीजिए पूरा, 2 कैटेगरीज मेरे पास है। क्या एक वैसे, क्योंकि 2 सीटें हमारे पास है, एक वो जो कश्मीर छोड़ के कभी नहीं गया, दूसरा वो जो जम्मू में गया, गैर सियासी रहा, गैर मतजाद रहा, लेकिन कश्मीरी पंडितों के मसाइल जो है उसको इंडिविजुअल लेवल पर और जॉइंट फोरम में उठाता रहा। सिलेक्शन किस तरह की होनी चाहिए? मैंने कहा कि 2 तरह के लोग हैं, कुछ यही हैं, कुछ वहां हैं। नहीं, आपके अंदाज में जो आप बोल रहे हैं वो बात सही है, क्योंकि 95 to 96% कश्मीरी पंडित 90 में निकले वहां से, 5-6% वहां है, वो मानता हूं मैं। मगर मैं ये कहता हूं कि जो कश्मीर से 45 में ही निकला है या 80 में निकला है, ये कल उसको थोपेंगे हमारी स्थिति, वो बात नहीं बनेगी। हक तो बनता है जो माइग्रेंट हुआ है और जो वहाँ कश्मीर में रहता है, राइट तो उसी का बनता है। हम वो चाहते हैं कि जो होना चाहिए तो इस कम्युनिटी को पूछ के, क्योंकि इस कम्युनिटी ने बहुत दर्द झेला है, चाहे वो वहां रहा है या यहाँ रहा है। दर्द जिसने ग्राउंड पे दर्द झेला उसकी बात सुननी चाहिए। अगर कोई भी डिसीजन होगा, कि हम हर वक्त गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि जो भी आपके पास हमारे लिए है वो हमें पूछ के, ताकि हर किसी को अपना हिस्सा अपना फायदा मिलेगा। तो हम इसमें बहुत खुश है कि जो 2 सीटें कम से कम इस पार्लियामेंट में उन्होंने 2 सीटों की जिक्र किया, इसमें हम खुश है। ऐसा नहीं कि हम इसमें नाराजगी है, कोई नाराजगी नहीं है।
मगर जो हमारा वो जो राइट बनता है, जो हिस्सा बनता है, वो थोड़ा वो ज्यादा है। तो इंसाफ तो होना चाहिए हमारी कम्युनिटी की। इसको जो आपके जो 32-33 साल हमने जो गुजारे, किन हालातों, किन परिस्थितियों में एक एक कमरे में 20-25 वो दर्द हमें पता है। तो इसलिए उसको इस दर्द को गवर्नमेंट को भूलना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत गई है, वादे बहुत किए हैं, सब बोलते हैं कि कश्मीरी पंडित के लिए कश्मीर अधूरा है, मगर 34 राकेश जी राकेश जी के पास चलेंगे, सैयद जमुल राकेश साहब के पास चलेंगे। एक मिनट में रोकना चाहूंगा के साथ हमारे साथ लबाराम गांधी साहब भी इस वक्त फोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं, जरा उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। लबाराम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान न्यूज में आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में। मरकजी हुकूमत का फैसला, आपके सामने सारी चीजें हैं, कल से पूरी डिटेल्स, दोनों बिल पास हुए जिसमें आपको भी इंक्लूड किया गया है। ज़रा बताइएगा, कश्मीरी पंडितों के जो नुमाइंदे हैं, मैक्सिमम लोग इसका वेलकम कर रहे हैं और ये भी कहते हैं शायद इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये चीज़ें की जाती शायद और बेहतर होता। किस तरीके से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं, हुकूमत के इस फैसले को लबाराम साहब, ख़ास तौर से वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के एक नुमाइंदे होने की हैसियत से? देखिए, हमारे लिए तो ये खुशी का एक मौका है। पिछले 75 सालों से हम लोग यही आस लगा के बैठे थे कि आखिर वो दिन कब आएगा जिस दिन हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलेगी। तो आज जब ये धारा 370 और 35 खत्म हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को जम्मू की नागरिकता दी, तो मेरे ख्याल वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका इन सीटों में कोई लेना देना नहीं है, सीट देंगे तब भी खुशी की बात है। लेकिन मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ दुख के साथ कि अगर इन्होंने 2 सीटें कश्मीरी पंडित को दी है और 1 सीट जो है पीओजे के रिफ्यूजी को दी है, तो मेरे ख्याल में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को भी इन्होंने नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहली मर्तबा उनको वोट डालने का जो है वो राइट जहाँ जम्मू कश्मीर की असेंबली में और इसमें पंचायत में मिला है। तो सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड अगर कोई फैमिली थी तो वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे। तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी तरफ ही ध्यान देना चाहिए और इनको ज्यादा नहीं तो 1 या 2 सीट जरूर देनी चाहिए। यानी ये जो परसों भी मुतालबा आपकी तरफ से किया गया कि 10 सीटें, 10 तो शायद पॉसिबल नहीं थी या हुकूमत ने इस तरह का कोई प्रपोजल तो सेट नहीं किया था, लेकिन 1 सीट का जो फैसला आपके मुतालिक लिया गया वो आपकी नज़र में सही नहीं? नहीं, 1 सीट के लिए हम तो जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं, हमारी तादाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब है, कोई 23,000 फैमिलीज है। हमें अगर 1 या 2 सीट मिल जाएगी तो हमारे लोगों का उसमें भी भला होगा। तो जो पिछले 70 सालों से ये लोग आस लगाए थे, जिनको कोई स्कीमें नहीं मिलती थी, इवन कि जम्मू कश्मीर वालों ने तो इनको नेगलेक्ट ही किया था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी जो स्कीमें आती थी वो भी इनको नहीं मिलती थी। तो आज अगर इनका कोई नुमाइंदा चुन के असेंबली में जाएगा तो ज्यादा नहीं तो वो अपने लोगों का कुछ ना कुछ भला तो कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लबाराम गांधी साहब, ये सदर हैं वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज फ्रंट के, काफ़ी वक्त से लीड करते हैं, इनके मामलात को हुकूमत के नोटिस में लाते रहे। राकेश साहब हमारे साथ हैं जी, अपना सवाल कंटिन्यू कीजिएगा सैयद जम्मू। हाँ, मेरा सवाल बिल्कुल जिस तरह से हमने कई एक कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन मखसूस रखी है, बड़ी अच्छी बात है, दर्जा फहरिस्त कबायली और उन समाजी तबकों की जो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन हमने सिखों की बात नहीं की, क्योंकि मेरे पास जो लगातार पैगामात पहुंचे, मारूफ ताजिर बलदेव सिंह का मैसेज आया, डॉक्टर हरबख्श सिंह जो कि डीडीसी हैं, पीडीपी तर्जुमान है, जगमोहन रैना है जो कि अपनी पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा है, इसी तरह से चरणजीत सिंह खालसा हैं जो कि बीजेपी के साबिक एमएलसी रह चुके हैं। इनके पैगामात में मुझे पहुंच चुके हैं और ये मुतालबा करते हैं कि पंडित बरादरी की ठीक है, लेकिन सिखों के लिए भी उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की, वफाकी वजीर अमित शाह से भी मुतालबा किया। क्या आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं इनकी बातों से कि सिखों के लिए भी एक रिजर्वेशन सीट है? तजुमुल साहब, बिल्कुल हर किसी को हक मिलना चाहिए, हम किसी के अपोज में नहीं है, हम किसी के अपोजिट में नहीं, जो जितना हक रखता है उसको मिलना चाहिए। रही बात जो कश्मीरी महिम की बात है, उसमें खाली कश्मीरी पंडित आता नहीं, आपको ये भी पता है, उसमें कश्मीरी मुसलमान भाई भी आते हैं, वो भी उसका हक वो फायदा लेते हैं, कश्मीरी सिख भाई भी है, वो भी उसका हक लेते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो जिसको जितना हक बनता है उसको देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर गौर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे इलाके या मेरी कम्युनिटी में डेवलपमेंट होनी चाहिए। जिस तरह हम आज जम्मू में, आज हम भी यही चाहते हैं कि जब भी कोई डेवलपमेंट होती है हमारी गलियां रह जाती है, हमारी अगर गलियां नहीं होती है, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता थे तो हमारी वो चीजें नहीं होनी थी। हम हर वक्त गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कानून दे दीजिए हमें,
जो हमारा हक बनता है, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, जो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा बनता है वो दे दीजिए आप। राकेश कौल साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ज़रा इस पर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि दीगर कम्युनिटीज़ की बात हुई थी। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो अरकान पार्लियामेंट थे अलग अलग हिस्सों से, उन्होंने पंजाबी बोलने वाले या जो कश्मीरी सिख हैं उन्होंने अपनी जगह डिमांड जब की तो ऐवान के अंदर भी ये मामला उठा। और हमने देखा कि अमृतसर से जो रुकने पार्लियामेंट आते हैं डॉक्टर अमर सिंह, उनकी तरफ से भी इस पर सवाल उठाया गया। फिर कांग्रेस के दीगर कुछ लीडरान थे कि अगर जब आप मुतासरा तबकों की या पसमानदा तबकों की बात कर रहे हैं, जब आप पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर को चेंज करने जा रहे हैं तो फिर किसी को भी बाहर इस सर्कल से नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी हैं और साथ साथ बतौर अवामी नुमाइंदा भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे भी और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ के नुमाइंदे भी हमारे साथ थे। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर उनके तासुरात जाने क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपकी तरफ से भी मुतालबा, जब हमें याद है ये जो कोलीज़ का, गड्ढा ब्राह्मण्स का, पडारीज़ का, पहाड़ीज़ का मामला हुकूमत के नोटिस में आया और काफ़ी ज़्यादा इस पर चर्चा होने लगी, तो आपने भी डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इस पर की और हुकूमत के नोटिस में चीज़ें लाई। लेकिन क्या लगता है आपको कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई, या जो कश्मीरी सिख जो बार बार रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे उनको सर्कल से बाहर रखना, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आसिफ साहब, मैं एक शेर से शुरू करूंगा। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। जितना सफर मिलिटेंसी के दौरान इन 30 सालों में जम्मू कश्मीर के सिखों ने किया है, जो मैसेकर हुए, चाहे चिटी सिंहपुरा का हुआ, चाहे महजूर नगर का हुआ, या अगर आप किलिंग्स देखें परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हुई है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को रिजर्वेशन, पहले तो ये गैर कानूनी है कि आप 90 सीटों से ऊपर जाते हो। रिजर्वेशन जो जिस तरह ST SC की हुई है उसी पैटर्न पे की जाती है। अब आप नॉमिनेटेड उन लोगों को करोगे जो कहीं भी, जैसे अभी डिस्कशन था, अगर शेखपुरा के कश्मीरी पंडित से पूछा जाए, अगर विसू के पंडित से पूछा जाए, अगर त्राल के पंडित से पूछा जाए तो उनको कहां से, ये तो अपनी नॉमिनेशन है, अपनी मतलब। खैर, हम उस चीज में नहीं जाना चाहते। अगर किसी को इन्होंने रिजर्वेशन दी, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि इतने हालात झेल के, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से भागेगा, ये कश्मीरी सिख को भी कहा जा रहा है कि आप यहाँ से भागो, तो फिर हम आपके बारे में सोचेंगे। अगर हम यहाँ रहे, इसका मतलब है कि कश्मीरी सिख ने बहुत बड़ी गलती की कि वो कश्मीर में रहा। अगर वो भागता तो उसको भी एकोमोडेट किया जाता। बड़ी दुख की बात है कि ये लोग जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं 70 सालों में, आज अमित शाह जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर के सिखों को हक नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के सिख यहाँ के बाशिंदगान नहीं है? क्या उनको हक नहीं है अपनी रिजर्वेशन का? क्या उनके लिए आपने कभी कोई बात की? क्या उनको नौकरियों में, जब 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद, उससे पहले भी एक लॉलीपॉप दिया जाता था। जब जम्मू कश्मीर के सिख कभी भी अपने बारे में मांगने जाते, कहते थे आपको जो हडल है वो 370 है, जिस दिन हम खत्म करेंगे आपको माइनॉरिटी कमीशन के तहत सारे चीजें मिलेंगी, आपको सारे हुकूक मिलेंगे, आपको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन नौकरियों की तो बात दूर तक, आज जो इन्होंने एक फैसला किया जिसको ये हिस्टोरिकल फैसला कहते हैं, मैं कहता हूं ये ये ब्लैक स्पॉट है डेमोक्रेसी पे, जहां डिस्क्रिमिनेशन इतनी एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को करते हो। ये तो शर्म की बात है। ये हमारी पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ा एक काला धब्बा रहेगा कि आप पहाड़ियों की बात करते हो, आप गुजरों की बात करते हो, आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हो, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के सिख है, जिस तरह से अवामी नुमाइंदे कुछ देर पहले जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ फिरकों से है, उन्होंने अपनी बात कही कि मैंने भी ये सवाल पूछा था, आपकी बात रखी थी, और वो कहते हैं कि हुकूमतें जब आई तो PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी रीजनल पार्टियां क्यों नहीं किया? अगर आज वफाकी वजीर अमित शाह, मैं तजुमुल साहब आपको कहता हूं कि अगर आज तक MLC बनते थे, यहाँ एक स्टेट थी, तो सिखों को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती थी। PSC में मेंबर जाता था, SSRB में मेंबर जाता था, या कभी कोई वाइस चेयरमैन बनने की बात आई, लेकिन इन्होंने स्टेट खत्म कर दी, लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म कर दी। आप नॉमिनेशन का जो एक तरीका था जिसमें इलेक्टेड तरीके से नॉमिनेशन होती थी या मैंडेट भी मिलता था, हमने देखा बहुत सारे लोग जीत के भी आए। लेकिन जब आप नॉमिनेशन करते हो ओवर एंड अबव, तो
वहां आप एक धोखा करते हो कम्युनिटी के साथ। आप देखिए किसी भी आदमी ने ये हिम्मत नहीं की, किसी ने भी। बड़ी दुख की बात है कि होम मिनिस्टर साहब को एक सवाल पूछे कि आप बताइए कि जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी सिख खासकर 30 साल टर्माइल में रहा, हम इंटरनली माइग्रेंट हैं, हमारे में से 50% लोग हैं जो गांव छोड़ के शहरों में बैठे हैं, जो शहर छोड़ के जम्मू में बैठे हैं, लेकिन हमने वाहवेला नहीं किया, हमने कपड़े नहीं फाड़े, हम रास्ते पे नहीं बैठे। हमें हिम्मत है, सिखों में हिम्मत है, हमने अपने वसाइल खुद किए। हमने कभी ये नहीं मांगा कि मैं त्राल से श्रीनगर आया हूं, मैं पॉलिटिकल माइग्रेंट हूं, मुझे पैसे दिए जाए। आपकी बातों के 3 मतन मेरे पास आए। एक आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि अश्विनी जी ने जम्मू कश्मीर के हालात वाक़यात पर कहा कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद वज़ीर दाखिला थे, तो शायद उस वक्त अगर सिचुएशन को बेहतर तरीके से देखा जाता तो कश्मीरी पंडित हिजरत ही नहीं करते। क्योंकि आप उसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त मुल्क के वज़ीर दाखिला थे, तो क्या सूरत हाल कुछ और थी? क्योंकि वफाकी वज़ीर अमित शाह कहते हैं अगर सिचुएशन को कंट्रोल में किया होता तो न पंडित महाजरीन को घर छोड़कर जाना होता, न आज रिजर्वेशन की बात होती। देखो तजमुल साहब, इल्जामात लगाने बड़े आसान होते हैं। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हैं जिन्होंने ये क्वार्टर बनाए जहां आज ये कश्मीरी हमारे माइग्रेंट्स रह रहे हैं। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी जिन्होंने 6000 नौकरियां दी। ये तो 2 लोगों को रिहेबिलिटेट करने की बात कर रहे हैं। हमने तो कम्युनिटी को रिहेबिलिटेट करने की बात की, हमने तो इंटीग्रेशन की बात की। हमारी गवर्नमेंट के दौरान इनको रिहेबिलिटेट किया गया, विसु के क्वार्टर बनाए गए, जमीनें फराहम की गई, और इनका जो भी इनके हकूक के लिए जो बात की गई वो हमारी गवर्नमेंट के दौरान की गई। आप मुझे बताइए, ये 2 आदमियों को, अपने 2 लोगों को अकोमोडेट करना चाहते हैं, कम्युनिटी कहाँ है? हमने तो कम्युनिटी की बात की। आप मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब मुफ्ती साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तब ये नौकरियां आई, 6000 फैमिलियां उसकी मुस्तक हुई। या अगर आप कश्मीरी पंडित आप कश्मीर में नजर आ रहा है, वो उन नौकरियों की वजह से आ रहा है, न कि MLC या MLA बनने की वजह से। इन्होंने पिछली बार 2 MLCs बनाए, वो कश्मीर में रह रहे हैं, वो गाँव में रह रहे हैं। ये जो नए MLA बनाएंगे वो कश्मीरी पंडितों में आके रहेंगे, वो शेखपुरा में रहेंगे, वो जगती में रहेंगे, वो विसु में रहेंगे, वो हिंदवाड़ा में रहेंगे, ये आम कश्मीरी पंडित है। ये जो एक ड्रामा किया जा रहा है इनके इमोशंस के साथ भी खेलने का, बहुत शुक्रिया। ये कम्युनिटी को इन्होंने कोई फायदा नहीं दिया, ये 2 फैमिलीज को फायदा देंगे। मेरा मानना है कि बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। इवन इन्होंने इनके साथ भी इंसाफ नहीं किया। ये अपने चुने हुए नुमाइंदे लाएंगे, कोई पंडित रिप्रेजेंटेटिव नहीं लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब जवाब देने के लिए, और दोनों तरफ की बात आपको सुनाना जरूरी था। मिले जुले तासुरात, लेकिन नाराजगी भी है, गम भी है और खुशी भी एक खेमे के अंदर। और दोनों तरफ से जो अवामी नुमाइंदे हैं, दोनों तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन है, उनकी बात सुनाना, किसी तरीके से कोई केओस कन्फ्यूजन ना रहे, आप तक बात दोनों तरफ से पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। वो लोग भी जिनके मुतालिक फैसला लिया गया, और वो लोग भी जो ये आज भी समझ रहे हैं कि हुकूमत ने उनको ये बिल पास होने के बाद भी, जो अब अपर हाउस में जाएंगे, फिर सदर हिंद के दस्तखत होंगे, उसके बावजूद भी इनको नज़रअंदाज किया गया है। प्रोग्राम सलाम जे के जारी रहेगा। इस मौजू के साथ एक और मौजू जुड़ा है सिक्योरिटी का, उस पर कुछ आदादोशुमार भी आपके सामने रखने हैं जो पार्लियामेंट के अंदर ही पेश किए गए कि 6 वर्षों में क्या क्या हुआ। वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होंगे।